ऑफ करते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फोरकास्टिंग से रिलेटेड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और फोरकास्टिंग टेक्निक जो है वो आपकी बिजनेस डिसीजन में बड़ा इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग्स हैं, जिनमें एक फिगर 5.1 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग एक्सप्लेन हुई हैं। इसमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ फोरकास्टिंग है वो क्वालिटेटिव मॉडल्स के थ्रू फोरकास्टिंग है। ठीक है, अब क्वालिटेटिव मॉडल आज की हमारी डोमेन नहीं है कि हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज की हमारी डोमेन है कि हमने टाइम सीरीज मॉडल्स को कवर करना है, जिसमें मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, ट्रेंड प्रोजेक्शन और डीकम्पोजिशन। ये काइंड ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके हम फोरकास्ट कर सकते हैं और ये बिजनेस डिसीजंस में हमारे बहुत काम आती हैं। और इसमें एक कैजुअल इन्फ्रेंस अप्रोच होती है जिसमें रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, जो हमारा नॉट सेशन मिड से पहले जो क्लासेस हुई थी। अब क्वालिटेटिव ये होता है कि अगर आपने एस्टिमेट लेना हो अपनी प्रोडक्शन किस तरह से इन्हेंस करनी है, डिक्रीज़ करनी है, तो आप मार्केट सर्वे कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल आप कोई कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, उससे रिलेटेड आप मार्केट में पूछ सकते हैं कि आपकी डिमांड क्या है, तो उस लिहाज से आप अपनी प्रोडक्शन को चैनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये काइंड ऑफ सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। ठीक है, और इसमें आप सर्वे भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ भी कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, क्वेश्चनर भी होते हैं और डिफरेंट ये कुछ उनकी टेक्निक्स हैं, उनको यूज़ करके आप, ये क्वालिटेटिव अप्रोच है। जो फोरकास्टिंग में टाइम सीरीज अप्रोच है वो थोड़ी मैथमेटिकल अप्रोच होती है। इसमें आप क्या यूज़ करते हैं, इसमें आप हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करके, जो आपके पास हिस्टोरिकल डेटा होता है उसको आप यूज़ करके फोरकास्ट करते हैं कि आपकी फ्यूचर की मतलब इन टर्म ऑफ सेल्स है तो फ्यूचर की फोरकास्ट क्या होगी इन टर्म ऑफ सेल्स। या अगर आपको कुछ में भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इन टर्म ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपको कितनी क्वांटिटी में वो रॉ मटेरियल चाहिए डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी फ्यूचर प्रोडक्शन क्या है। अब इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे, अच्छा ये इसको मूव करने से पहले मैं आपको इसके कंपोनेंट्स के बारे में दिखा देता हूँ कि एक टाइम सीरीज़ के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। आप जो भी टाइम सीरीज़ रिलेटेड डेटा होता है वो टाइम सीरीज़ डेटा ये होता है कि जो टाइम इंटरवल के लिहाज से जिसकी कलेक्शन होती है। ठीक है, अगर आप डेली के डेली ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते हैं तो वो डेली डेटा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई शॉप है और आप बाय द जो भी आप जिस टाइम पे शॉप को क्लोज करते हैं उस टाइम पे आप अपनी रेवेन्यू है, जो भी सेल्स है उसको काउंट कर लेते हैं, तो डेली एक दिन की ऑब्जर्वेशन आपके पास आ जाती है। इसी तरह नेक्स्ट डे में फिर आपके पास उस दिन की क्लोजिंग होती है, फिर आप उसको नोट कर लेते हैं। इस तरह हर दिन अगर आप अपने इनफ्लोज को काउंट करते हैं यानी अपने रेवेन्यूज़ को काउंट करते हैं तो आपका वो डेली सेल्स डेटा है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, आप करते हैं कि 7 डेज की सेल का एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, 7 डेज की सेल्स का एवरेज लेते हैं तो आपकी वो ऑब्जर्वेशन आएगी वीकली। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे मंथली सेल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप क्या करते हैं 30 डेज की सेल को एवरेज करते हैं 30 डेज के ऊपर, तो आपके पास मंथली डेटा आ जाता है। तो इस तरह बेसिकली आपकी सेल जो है वो टाइम सीरीज के मतलब किस तरह से बनती है कि आप उसको टाइम के साथ लिंक करते हैं, अपनी टाइम सीरीज को टाइम के साथ लिंक करते हैं और डेटा को उसी लिहाज से आप इकट्ठा करते हैं। तो अब इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी टाइम सीरीज में। दोस्तों सबसे सिग्निफिकेंट इसमें कंपोनेंट होता है वो ट्रेंड का कंपोनेंट होता है। ठीक है, अगर आपकी सेल्स कंसिस्टेंट हैं और वो इंक्रीज कर रही हैं तो ये फर्स्ट ग्राफ उसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। इस ग्राफ 5.2 फिगर में जो फर्स्ट लाइन है ये सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है अगर आपकी सेल्स इंक्रीज कर रही हैं कंसिस्टेंटली।
ठीक है। लेकिन अगर आपकी सेल्स कंसिस्टेंटली डिक्रीज कर रही हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये डाउनवर्ड ट्रेंड आ जाएगा। ये अभी अपवर्ड है और अगर आपकी सेल्स डिक्रीज कर रही है तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड आ जाता है। इसी तरह ये जो थर्ड है ये भी ट्रेंड को शो कर रही है। और जो थर्ड लाइन है जिसमें आपको ये पीरियोडिकल वेरिएशंस नज़र आ रही हैं, पीरियोडिकल वेरिएशंस, ये बेसिकली है जब सीजनैलिटी का एलिमेंट आता है। सीजनैलिटी का एलिमेंट तब आता है कि जो फॉर एग्जांपल अगर इन टर्म ऑफ सेल्स ही बात करें तो ऐसी प्रोडक्ट जो सीजन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप पेप्सी या कोक की बात करते हैं तो आपको पता है कि गर्मियों का इनका सीज़न होता है कि जब ये सेल्स इसकी अप जाती हैं। तो लेट्स से कि ये गर्मियों का सीज़न है, इसकी सेल्स अप है, उसके बाद ये सर्दियाँ आती हैं तो डाउन हो जाती है, गर्मी फिर आती है तो अप, सर्दियाँ आती हैं तो डाउन। तो इस तरह से जो सेल्स सीजनल डिपेंडेंट होती है जो भी प्रोडक्ट, तो उसका जो पैटर्न है वो इस तरह से बनता है, जो थर्ड फिगर है इसमें। और इसी तरह से रैंडम वेरिएशन में क्या होता है कि सिंपली कोई तरतीब नहीं होती, यानी जो यहाँ पे जो डॉट्स हैं, वाइट डॉट्स, यहाँ पे एक पीरियोडिक एक इनकी तरतीब है कि एक सीज़न में अप फिर डाउन, अप एंड डाउन। लेकिन जो रैंडम वेरिएशन होती है वो सीजनल डिपेंडेंट नहीं होती, वो वेरिएशन किसी भी टाइम पे वो आ सकती है। वो वेरिएशन वो सीजनल डिपेंडेंट नहीं होती। मे भी आपकी पास रॉ मटेरियल की कमी हो गई है, इस वजह से सेल आपकी मुतासर हुई है। मे बी आपके पास एक्सेस डिमांड आ गई है, उस वजह से कुछ वेरिएशन आ जाती है। तो वो ऐसी वेरिएशन जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिसका किसी न किसी अनसर्टेनिटी के ऊपर आती है। फॉर एग्जांपल कुछ वेदर की वजह से आपकी सेल्स में प्रॉब्लम आ जाती है, आप अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाते ड्यू टू द वेदर कंडीशन, सैलाब आ गया इस जगह पे, तो आपकी सेल्स वहाँ पे मुतासर होगी। तो वो जो वेरिएशन होती है उसे हम रैंडम वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टाइप जो ग्राफ हैं वो आपको बेसिकली अपना शो कर रहे होते हैं कि क्योंकि जब भी आपके पास हिस्टोरिकल डेटा आता है, टाइम सीरीज डेटा आता है, तो आप इनिशियल उसका एनालिसिस करते हैं कि आप उसको प्लॉट करते हैं। अपने रॉ डेटा को प्लॉट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके डेटा का बिहेवियर क्या है, ठीक है। वो उसमें ट्रेंड है, उसमें सीजनैलिटी है, उसमें रैंडम वेरिएशन है, क्या है उसमें। जैसे हमें उसका पता चलेगा कि ये चीज़ इसमें एग्जिस्ट करती है तो देन उसी लिहाज से हम मेथड यूज़ करेंगे अपनी फोरकास्टिंग के लिए। अगर हमें उस चीज़ का पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या कंपोनेंट है तो हम अपनी फोरकास्टिंग को अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट हमें ये इस चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा एंड देन डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स हैं। अच्छा, अब ये चीज़ वैसे थोड़ी बाद में आनी चाहिए थी, लेकिन इसको हम पहले डिस्कस ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी फोरकास्ट की एक्यूरेसी को मेजर करता है और इसे कहते हैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। आपकी फोरकास्ट में क्या मतलब एरर है, ठीक है। इसमें डिफरेंट मेजर्स होते हैं और आप कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फोरकास्ट करनी है, मेरे पास ये 4 टेक्निक्स हैं फोरकास्टिंग के लिए, ये मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, ट्रेंड प्रोजेक्शन, डीकम्पोजिशन। अब ये 4 टेक्निक्स हैं फोरकास्टिंग की और हर टेक्निक मुझे एक फोरकास्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब मैंने इनमें से देखना है कि कौन सी फोरकास्ट अच्छी है, तो वो फोरकास्ट अच्छी होगी जिसका मीन डेविएशन कम होगा, यानी जिसका एरर कम होगा, वो फोरकास्ट अच्छी है। बात फॉलो कर रहे हैं ना कि ये 4 मॉडल्स हैं जिसमें मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, ट्रेंड प्रोजेक्शन एंड डीकम्पोजिशन, इनको हम यूटिलाइज करेंगे और इसके थ्रू हम कंपेयर करेंगे ये मीन एब्सोल्यूट एरर के थ्रू MAD फोरकास्ट एरर। और ये फोरकास्ट एरर कैलकुलेट किस तरह से होगा, ये एक टेबल है 5.1, इसमें आप फोरकास्ट एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फोरकास्ट एरर किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। आपके पास 2 चीज़ें होती हैं। आपके पास एक हिस्टोरिकल डेटा होता है जिसे आप एक्चुअल डेटा कहते हैं, जो आपके पास आपकी किसी बिजनेस प्रॉब्लम से आया होता है, ठीक है।
आपके पास वो डेटा आपकी किसी बिजनेस प्रॉब्लम से आया होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई शॉप है, पिज़्ज़ा शॉप है, आप डेली डेटा वहाँ से अपना कलेक्ट करते हैं इन टर्म ऑफ अपना रेवेन्यू, कि आपका पर डे का रेवेन्यू क्या है। तो आपके पास लेट से 30 डेज का रेवेन्यू आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक हिस्टोरिकल डेटा है जिसे आप एक्चुअल डेटा है आपके पास। उसके बाद आपके पास आ जाता है फोरकास्ट डेटा। अब दूसरा ये जो फर्स्ट कॉलम है ये नंबर ऑफ मंथ्स हैं 1 up to 11, और सेकंड कॉलम आपके पास एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल सेल्स ऑफ वायरलेस स्पीकर, ये इनके एक्चुअल सेल्स का डेटा है। और थर्ड इसका कॉलम है वो फोरकास्ट सेल्स है। अब ये जो फोरकास्ट यहाँ पे आई है ये किसी न किसी मैथमेटिकल मॉडल को यूज करके यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे आए हैं, जो 100, 110, 100, 120, 140, ये वो फोरकास्ट है जो किसी न किसी मैथमेटिकल मॉडल को यूज करके ये नंबर्स आए हैं। अब हमने एक्चुअल और फोरकास्ट का को इन दोनों को यूज करके, कॉलम्स को यूज करके हमने मीन एब्सोल्यूट डेविएशंस को कैलकुलेट करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, आपने क्या करना है, एक्चुअल माइनस फोरकास्ट, इनका डिफरेंस लिया, एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब ये होता है कि नेगेटिव वो हो चाहे पॉजिटिव डिफरेंस हो, आपने उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। एब्सोल्यूट डिफरेंस का ये मतलब होता है। यहाँ पे बनता है 100 माइनस 110, वैसे तो -10 बनता है, लेकिन आप एब्सोल्यूट फॉर्म में वो +10 ही रहेगा। तो आपने एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लेना है एक्चुअल का और फोरकास्ट का। तो आपके पास ये 9 ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं। इसमें कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 9। आपने इन 9 ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया और 9 पे डिवाइड कर दिया। 9 ऑब्जर्वेशंस को ऐड करने से हमारे पास सम जो है वो 160 बनता है, और 160 को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है उससे डिवाइड करेंगे तो 17.8 इसका MAD आ जाता है, जिसे हम मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कहते हैं। सो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इज वन ऑफ द मेजर जो कि आपकी फोरकास्ट की एक्यूरेसी को मेजर करता है, आपकी फोरकास्ट की एक्यूरेसी को मेजर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल यूज किए हैं तो आपके पास ये कितनी मैड आएंगी, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कितनी आनी चाहिए आपके पास? 4 आनी चाहिए। तो अब 4 में फिर कंपेयर कर सकते हैं, जिसकी मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कम होगी वो मैथमेटिकल मॉडल ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, बात फॉलो कर रहे हैं? ये मीन एब्सोल्यूट डेविएशन बेसिकली फोरकास्ट की एरर है, एरर कैलकुलेशन है। एरर, फोरकास्ट एरर जितना कम होता है जिस मॉडल का वो उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर हम 4 डिफरेंट, अभी ये एक मॉडल की बात हो रही है, ये मीन इसका एब्सोल्यूट डेविएशन ये एक मॉडल से कैलकुलेट हुआ है, तो हमारे पास ये 17.8 आया है। तो इसी तरह अगर हम 4 डिफरेंट मॉडल यूज करेंगे तो इस तरह से हमारे पास 4 डिफरेंट मीन एब्सोल्यूट डेविएशन आएंगी। तो उनमें से हम कंपेयर करेंगे कि किसमें मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कम है, वो हम चूज कर सकते हैं। जी 17.8 वो किसी के अगेंस्ट नहीं देख रहा, ये आपका मेन एब्सोल्यूट एरर है एक मॉडल के लिए। अगर आप डिफरेंट मॉडल, इस बेसिकली कंपैरिजन पर्पस के लिए आपके पास ये नंबर आता है कि आपके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव मैथमेटिकल मॉडल में से कौन सा बेहतर है। ये बेसिकली रैंकिंग के लिए है। आप रैंक कर लेते हैं कि जिसका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कम होगा वो बेहतर है, उसके बाद फिर आप उसको कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, अब और इसी तरह से एक है मीन स्क्वायर एरर, और ये भी कैलकुलेट करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, समीशन एरर स्क्वायर ओवर n। अब एरर स्क्वायर है और देन सम है, तो एरर तो ऑलरेडी ये 10, 20, 20, 30 ये सारे एरर्स हैं। आपने क्या करना है, इन सब एरर्स का ले लेना स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100, 200 का स्क्वायर 400, इन सब का स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर करने के बाद सबको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड करना है, तो आपके पास मीन स्क्वायर्ड एरर आ जाता है। तो दिस इज अनदर मेजर ऑफ दी फोरकास्ट एरर। ये दूसरा एक और मेजर है जो फोरकास्ट एरर को मेजर करता है। इसी तरह से एक और भी है यहाँ पे, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं ये भी, और ये भी इजी टू कैलकुलेट है। आप सिंपल एरर ओवर द एक्चुअल और देन उसका सम कर लें और ओवर डिवाइडेड बाय n और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज में आपके पास
मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाता है इन टर्म ऑफ परसेंटेज। अच्छा, अब मूव करते हैं। जो सबसे पहली टेक्निक है, जो फोरकास्टिंग टेक्निक है, फोरकास्टिंग मॉडल रैंडम वेरिएशन ओनली, जो सिर्फ रैंडम वेरिएशंस के लिए यूजफुल है। ठीक है, आपने लेट्स सपोज कि अपने हिस्टोरिकल डेटा को आइडेंटिफाई किया बाय प्लॉटिंग, ग्राफिंग से आपने आइडेंटिफाई किया कि इसमें जो वेरिएशन है वो रैंडम वेरिएशन है। तो आप रैंडम वेरिएशन को सब किस तरह कैप्चर करते हैं? तो उसका जो सबसे पहला मॉडल है वो मूविंग एवरेज मॉडल है, जिससे आप उस रैंडम वेरिएशन को कैप्चर कर सकते हैं। और वो मूविंग एवरेज में दो टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक होती है सिंपल मूविंग एवरेज टेक्निक होती है, और दूसरी टेक्निक होती है वेटेड मूविंग एवरेज टेक्निक होती है। इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। एक सिंपल वेटेड एवरेज ये होती है कि जितनी, अब इसमें जो मूविंग एवरेज टेक्निक है उसके बेसिकली वो काम किस तरह से करती है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो मूविंग एवरेज टेक्निक आपकी काम इस तरह से करती है कि आपके पास जो हिस्टोरिकल डेटा है, जो एक्चुअल डेटा है, वो उसको यूटिलाइज करके फोरकास्ट करती है। अब डिपेंड करता है मूविंग एवरेज में आप पास्ट कितनी ऑब्जर्वेशंस को अलाउ करते हैं फोरकास्टिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 11 मंथ या 12 मंथ का डेटा है। ठीक है, जनवरी फेब से लेकर दिसंबर तक का डेटा है सेल्स का, हर मंथ का डेटा है, और आप ये फोरकास्ट करना चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट जनवरी की फोरकास्ट करना चाहता हूँ। बात को फॉलो कर रहे हैं ना? कि मेरे पास 12 मंथ का या 11 मंथ का डेटा है, जो मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा मेरा पड़ा हुआ, जो मैंने नोट किया है, और मैं फोरकास्ट करना चाहता हूँ नेक्स्ट जनवरी को फोरकास्ट करना चाहता हूँ बेस्ड अपॉन। अब मैंने चूज करना है, मैंने सिलेक्ट करना है कि मैंने कितनी हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन उनमें से यूज करनी है। यानी मेरे पास टोटल 12 ऑब्जर्वेशन है, इनमें से फोरकास्ट के लिए मैंने कितनी यूज करनी है। मैं उनमें से 2 यूज कर सकता हूँ कम अज कम, या 2 से ज्यादा भी कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ। और ये बेसिकली आपकी बनेगी विंडो। इसे हम कहते हैं रोलिंग विंडो। तो क्या रोलिंग विंडो में क्या होता है कि आप जितनी ऑब्जर्वेशंस को पिक करते हैं, आप जैसे ही सक्सेसिवली आगे जाएंगे, फोरकास्ट आगे मूव करेंगे, तो आपने क्या करना है, पीछे से एक, सबसे पहले तो आपने विंडो सिलेक्ट करनी है कि कितनी ऑब्जर्वेशन आपने लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है, 5 लेनी। वंस यू सिलेक्टेड दैट विंडो, उसके बाद आपकी वो विंडो कंसिस्टेंट रहेगी और आपने उसको मूव करना है ओवर दी ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी आपके पास डेटा पड़ा हुआ है। यानी अगर आपके पास 12 ऑब्जर्वेशन, आप 12 मतलब ऑब्जर्वेशन है, आप उसमें 4 यूज करते हैं, तो 4 यूज करने का मतलब है कि अब आपकी जो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन वो कितनी रह गई है, 8। अब आपने उन 8 ऑब्जर्वेशन को आगे मूव करना है। मैं बताता हूँ किस तरह से इसकी मूवमेंट होती है। अच्छा, इसमें ये एक टेबल है जिसमें आपको क्लियरली आइडेंटिफाई होगा कि हम किस तरह से इसको करने जा रहे हैं। इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च अंटिल दिसंबर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल डेटा है सेल्स का, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने जनवरी को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, जनवरी की फोरकास्ट करना चाहते हैं। अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं 3 मंथ मूविंग एवरेज, और आपको ये क्वेश्चन में क्लियरली आएगा, अगर वो मंथली डेटा है तो क्लियरली बताया जाएगा कि 3 मंथ मूविंग एवरेज है, 4 मंथ मूविंग एवरेज है, 2 मंथ मूविंग एवरेज है, 5 मंथ मूविंग एवरेज है, आपको क्लियरली बताया जाता है। जैसे ही आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये 3 मंथ मूविंग एवरेज है, आपने 3 फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस को पिक कर लेना है। ठीक है, आपने 3 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को पिक किया, 10, 12, 13, इन तीनों को सम किया डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू आएगी 11.67। आपने इसको लिखना है अप्रैल के सामने, यानी आपने जनवरी, फरवरी, मार्च का डेटा लिया 3 मंथ्स का, और उससे जो आपकी फोरकास्ट होगी आपने उसको लिखना है अप्रैल के सामने। यहाँ पे लोग इसकी मिस्टेक करते हैं कि 3 ऑब्जर्वेशन को पिक किया, उसको जनवरी के सामने लिख दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना, आपने उसको लिखना है अप्रैल के सामने। अब आपने अप्रैल की तो कर ली यहाँ पे, ठीक है। अब आपकी जो नेक्स्ट टर्म है कि आपने मई की फोरकास्ट करनी है, तो मई की फोरकास्ट के लिए जो 3 मंथ मूविंग एवरेज टेक्निक है वही रहेगी। तो 3 मंथ के लिए हम क्या करेंगे, ये 10 को रिमूव कर देंगे और आगे से सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन 16 है उसको पिक कर लेंगे। यानी अब हमारे पास 12, 13 और 16 आएगा।
12, 13 और 16 और डिवाइडेड बाय 3, तो ये 13.67 हमारे पास आ जाता है। अब मैंने मई को भी प्रिडिक्ट कर लिया, अब मैंने जून की तरफ मूव करना है। जून के लिए मैं फिर क्या करूंगा, फिर एक पीछे से ऑब्जर्वेशन उठाऊंगा, आगे से फिर पिक कर लूंगा। तो इस तरह से ये विंडो का साइज तो सेम रहता है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली आगे मूव करती जाती है। आपने विंडो को तब तक मूव करना है जब तक उसकी 3 ऑब्जर्वेशन आपको मिलती रहेंगी। जब 3 ऑब्जर्वेशन बनना बंद हो जाए तो आप उसको मूव नहीं कर सकते, ठीक है। आप फिर उसको मूव नहीं करेंगे, आप उसको वहां पे रोक देंगे। तो ये इस तरह से आपके पास जनवरी की जो फोरकास्ट आ जाती है वो 16 आ जाती है। ये है, इसमें होता है कि आपको जो इक्वल वेटिंग टेक्निक आप यूज करते हैं कि इसमें जो लेटेस्ट, अब देखें अगर हमने अप्रैल की फोरकास्ट करनी है और अप्रैल की फोरकास्ट है 11.67, अप्रैल की फोरकास्ट है 11.67। अप्रैल के लिए जो लेटेस्ट, अप्रैल के लिए जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो कौन सी है? 10, 12, 13। लेटेस्ट जो मोस्ट लेटेस्ट है, मोस्ट लेटेस्ट 13 इज द मोस्ट लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद 12 और उसके बाद 10। अब कुछ फोरकास्टिंग टेक्निक ऐसी होती है, ये इस पर जरा गौर कीजिएगा, कुछ फोरकास्टिंग टेक्निक ऐसी होती है जिनमें वो लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन को ज्यादा वेट करते हैं। अब यहाँ ये जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे तीनों ऑब्जर्वेशंस को इक्वल वेट मिला है 1 का, लेकिन कुछ फोरकास्टिंग टेक्निक ऐसी होती है जिसमें जो लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन है उसको वो ज्यादा वेट करते हैं, ठीक है। और ये वेट भी आपको बताया जाएगा आपके एग्जामिनेशन में कि जो लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन है उसका वेट 3 है, 2 है, 4 है, आपको वो वेट बताया जाएगा। और अभी हम मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल वेटेड एवरेज क्या होता है जिसमें वेट, तो वो ये फॉर एग्जांपल अब ये वेटेड मूविंग एवरेज मैं बताने लगा हूँ जिसमें वेट उन्होंने डिटर्मिन किया है। अब वो कह रहा है कि जो लेटेस्ट को जो वेट दिया है ना वो दे दिया 3 का, और उसके बाद वाली ऑब्जर्वेशन को 2 का वेट दिया है, और जो लास्ट वाली ऑब्जर्वेशन है उसको 1 का वेट दिया है। तो इस तरह हमारे पास 3, 2 और 1 मिला के कितना वेट हुआ? 6। 3 + 2 + 1 कितना हुआ? तो 6 से डिवाइड करेंगे। अब वहां पे जो इससे हमने प्रीवियस काम किया है वहां पे इक्वल वेट था 1 का, तो वो 3 से डिवाइड होता है। लेकिन जहां पे आपके वेट डिफरेंट होंगे और ये डिटर्मिन होंगे, आपकी एग्जाम्पल में, आपके क्वेश्चंस में इनको मेंशन किया जाएगा कि लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन का वेट 2 है, 3 है, 4 है, क्या है, आप उसी लिहाज से ये वेट यहाँ पे असाइन करेंगे। अब यहाँ पे लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन का वेट 3 है, उसके बाद वाली ऑब्जर्वेशन का 2 है और लास्ट ऑब्जर्वेशन का 1 है, तो इस लिहाज से ये वेट टोटल, ठीक है। अब सक्सेसिवली आप ऐसे ही मूव करेंगे तो ये बेसिकली वेटेड मूविंग एवरेज टेक्निक है जो आपको एक फोरकास्ट प्रोवाइड करती है, और ये उस डेटा के लिए ये फोरकास्ट है जो रैंडम वेरिएशन जिसमें एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड टेक्निक, ठीक है। अब ये मैंने आपको इसका सारा ओवरव्यू बता दिया है, वेटेड का भी बता दिया है और जो नॉन वेटेड मूविंग एवरेज है उसका भी बता दिया है। अब मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ इसको, ताकि हम एक्चुअली प्रैक्टिस करें और आपको इसकी ज़्यादा समझ भी आए।